चलिए तो बात कर लेते हैं अब सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट इसकी ऑलरेडी मैंने कर ली कंप्लीट। प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना। हाल ही में सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस प्रशासनिक सुधार के लिए पुनरुत्थान योजना हेतु फंड्स को स्वीकृति की है। प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना के बारे में किस मंत्रालय के अंदर आता है ये? तो क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अवधि यह योजना 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के अंतिम 2 वित्त वर्षों में लागू की जाएगी। इस योजना के 2 वर्टिकल्स घटक हैं। लोक शिकायतों के निवारण हेतु व्यापक प्रणाली और प्रशासनिक सुधार के लिए योजना। लोक शिकायत के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली हेतु योजना। शिकायत निवारण गुणवत्ता। शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से CP ग्राम्स के 10 चरणीय सुधार टेबल देखें। आगे बढ़ाने आगे बढ़ाना है। अच्छा, 10 चरणीय सुधार क्या है वो अभी टेबल में हम लोग देखेंगे। अच्छा, उसको देख लेते हैं। ये CP ग्राम्स। CP ग्राम्स 7.0 सार्वभौमिक स्वचालित रूप से अंतिम छोर से शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। सुविधा अंतिम क्या है? स्वचालित रूप से अंतिम छोर से शिकायत दर्ज करने की सुविधा। तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का लाभ उठाते हुए अत्यावश्यक शिकायतों को स्वचालित प्लानिंग पोर्टल पर 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है। पोर्टल पर शिकायत निवारण सूचकांक प्रदर्शन के आधार पर मंत्रालयों विभागों की रैंकिंग करना। फीडबैक कॉल सेंटर नागरिकों से सीधे फीडबैक लेने के लिए 50 सीटों वाला कॉल सेंटर। एक राष्ट्र एक पोर्टल। CP ग्राम पोर्टल के साथ राज्य और भारत सरकार के अन्य पोर्टल्स का एकीकरण किया गया। समावेशिता और आउटरीच शिकायतें दर्ज करवाने में दूर दराज के क्षेत्रों के नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रभावी शिकायत समाधान को सक्षम करने के लिए ISTM और शिवोत्तम योजना का संचालन किया जा रहा है। निगरानी प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रालयों विभागों और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार करना। डेटा स्ट्रेटजी यूनिट व्यवहारिक डेटा विश्लेषण के लिए इसे DARPG में स्थापित किया जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे आते हैं अपने पॉइंट पे कि शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से CP ग्राम के 10 चरणीय सुधारों को आगे बढ़ाना है। CP ग्राम्स अगर इसका इंग्लिश अनुवाद देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से शिकायत निवारण जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए AI आधारित लोक शिकायत निवारण प्रणाली CP ग्राम विकसित करना। इस प्रकार शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करना। एकीकृत शिकायत निवारण यह योजना शिकायत निवारण वाले अन्य सभी पोर्टल्स को एकीकृत करेगा। इससे CP ग्राम्स लोक शिकायतों के लिए सबसे बड़ी इंटरफेस बन जाएगा। क्षमता निर्माण पुनरुत्थान योजना का उद्देश्य शिकायत निवारण में
तकनीक के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देने, शिकायत निवारण, अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना, सीपी ग्राम के वर्जन 7.0 को अपडेट करना है। प्रशासनिक सुधार के लिए योजना, रणनीतिक आवंटन। यह प्रशासनिक सुधार योजना निम्नलिखित योजनाओं में संसाधनों को का उपयोगी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोगी गतिविधियां 2024-25 और 25-26 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना इत्यादि। अगर हम सीपी ग्राम्स की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, DARPG ने 2007 में, DARPG हमने देखा था यहाँ पे। अच्छा, उस टाइम मैंने CSRPG देखा था, ये सेंट्रलाइज्ड। इसके पहले जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, DARPG क्या है? DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों के लिए 24/7 उपलब्ध है। इसके माध्यम से सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये एक पोर्टल है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा है। नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिन मुद्दों का निवारण इसमें शामिल नहीं है उनमें RTI मामले, अदालत में विचाराधीन मामले, धार्मिक मामले आदि। 2022 में सरकार ने सीपी ग्राम में 10 चरणीय सुधार को लागू किया था। और वो 10 चरणीय सुधार क्या है? सार्वभौमिकरण, तकनीक को बढ़ावा देना है, भाषा अनुवाद रखना है, सूचकांक बनाना है, इसके लिए फीडबैक लेना है, एक पोर्टल बनाना है, आउटरीच समावेशित और आउटरीच करना, प्रशिक्षण और समझौता निर्माण करना है, और निगरानी प्रक्रिया और डेटा स्ट्रेटजी यूनिट पे काम करना है। नेक्स्ट पेज में और इसके बारे में की बात करें अगर, ये कंप्लीट हो गया। सीपी रामस्मिथ नहीं दिया हुआ है, फिर कभी आए अपडेट तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और कुछ शॉर्ट्स इन न्यूज है, देखते हैं। दोहरी नागरिकता। हाल ही में विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत में दोहरी नागरिकता को लागू करना एक चुनौती भरा कार्य है। दोहरी या बहु नागरिकता क्या है? वास्तव में यह एक व्यक्ति को कानूनी रूप से एक साथ दो या दो से अधिक देशों की उसकी नागरिकता को मान्यता प्रदान करती है। वे देश जहां दोहरी दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, अल्बानिया, इसराइल, पाकिस्तान इत्यादि। भारत का संविधान नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। भारत में दोहरी नागरिकता के विकल्प। भारत सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को पीआईओ पीआईओ कार्ड, बोले तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, के लिए ओवरसीज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का विकल्प प्रदान किया। हालांकि यह सुविधा पाकिस्तान और बांग्लादेश जाकर बस चुके लोगों के लिए नहीं है। OCI कार्ड धारकों के लाभ क्या है? OCI कार्ड धारकों को आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध है। वे भारत में कई बार आ जा सकते हैं। वास्तव में वह बहुउद्देशीय कार्ड है। उन्हें भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने की छूट दी जाती है। आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें अनिवासी भारतीय NRIs के समान सुविधा दी जाती है। हालांकि OCI कार्ड धारकों को भारत में कृषि भूमि या बागान जैसे परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित विदेशी नागरिक OCI के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
कौन कौन से जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक रह चुका है, उपयुक्त दोनों पात्रताओं के तहत आने वाले नागरिकों की संतान या पोते पोती या परपोते पोती, वो सारे क्या हो जाएंगे, ओसीआई के लिए पात्र होंगे। ओसीआई कार्ड। दोहरी तथा बहु नागरिकता के लाभ क्या है? दोनों देशों, मूल नागरिक वाला देश और वह देश जहाँ की नागरिकता प्राप्त की गई है, का पासपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। दोनों देशों के राजनीतिक मामले में भागीदारी की जा सकती है। यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करने की छूट प्राप्त होती है। दोनों ही देश में रोजगार के अवसरों में भागीदारी की जा सकती है। आगे बात करें तो विधिक सेवा समिति, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक न्याय सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को SLLSC सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश SCLSC क्या है? यह एक वैधानिक निकाय है, संसद के कानून से बना है। इसका गठन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य निर्धनों, वंचित वर्गों और समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के मुख्य संरक्षण पेट्रॉन इन चीफ होते हैं। सदस्य की बात की जाए तो इनमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा न्यायाधीश होता है और सदस्य इसके भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में परिहार को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एनल्स रिमिशन इन बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो मामलों में 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा समय से पहले रिहाई के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा समय से पहले रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि गुजरात सरकार इस मामले में दंड परिहार से जुड़ी याचिका पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मुकदमे की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। इस प्रकार कोर्ट ने दोषियों को समय से पहले रिहाई और सजा माफी के आदेश को खारिज कर दिया। जब किसी दोषी को दिए गए दंड यानी सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है तो उसे दंड या परिहार या रेमिशन कहा जाता है। राज्य अपनी परिहार नीति के तहत दोषियों को समय से पहले रिहा कर सकता है। रेमिशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दिए गए दंड को माफ करने, पार्डन, निलंबित करने, सस्पेंड, परिहार, रेमिशन या लघुकरण करने, कम्यूटेशन का अधिकार देता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थिति में शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि दंड सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल ने दिया हो, यदि दंड संघ न्यायपालिका शक्ति के तहत आने वाले कानून के दायरे में दिया हो और यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई हो।
इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियां भी राष्ट्रपति के समान है। हालांकि राज्यपाल की ये शक्तियां केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन ही होती है। रेमिशन से संबंधित कानूनी आधार। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 432 सरकार को किसी व्यक्ति को दी गई सजा को निलंबित करने या परिहार की शक्ति प्रदान करती है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 433 ए में यह 14 साल की सजा काट चुके लोगों के लिए परिहार का प्रावधान है। रेमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघवाद 2000 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दंड के परिहार के लिए निम्नलिखित 5 आधारों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, क्या क्या घटित अपराध समाज बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है? क्या अपराध को फिर से दोहराए जाने की संभावना है? क्या दोषी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना है? या दोषी को जेल में अनावश्यक रखकर कोई अन्य उद्देश्य पूरा किया जा रहा है? दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है? और हरियाणा बनाम राजकुमार वाद 2021, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 433 ए किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को मिली संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। अनुसूचित जातियों के बीच लाभों के समान वितरण हेतु पैनल। केंद्र सरकार ने देश भर में अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट के बीच योजनाओं के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए पैनल गठित की। यह समिति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की। यह समिति देश भर में 1200 से अधिक अनुसूचित जातियों के बीच लाभों और पहलों के उचित वितरण के लिए एक पद्धति तैयार करेगी। गौरव मतलब है कि हाल के वर्षों में कई जातियों को एससी सूची में शामिल किया गया। सूची में जातियों की संख्या अधिक होने से वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। यह समिति आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विचार नहीं करेगी। हालांकि शेड्यूल कास्ट के उप वर्गीकरण की मांग के बीच इस समिति का गठन अपने आप महत्व रखता है। गौरव मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस बात पर सुनवाई करेगी कि क्या राज्यों के पास एससीज को अलग अलग उप वर्गों में वर्गीकृत करने की शक्ति है या नहीं है। शेड्यूल कास्ट के उप वर्गीकरण पर न्यायालय के निर्णय कानूनी प्रावधान। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य द्वारा एससीज का उप वर्गीकरण संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को आरक्षण हेतु शेड्यूल कास्ट समुदायों की सूची बनाने की शक्ति देता है। पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह वाद 2020 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पहले से अनुसूचित एससी एसटीज की सूचियों में लाभ वितरण की मात्रा पर निर्णय लेना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की सूचियों के साथ छेड़छाड़ नहीं है। राज्य इस मामले में निर्णय ले सकता है। जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद 2018 सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के भीतर भी पदोन्नति के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का अवधारणा को अपनाने का सही ठहराया था। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में पहले से ही राज्यों की शक्ति दी गई है कि वो उन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं जिनका रोजगार में प्रतिनिधित्व कम है।
आगे बात करते हैं हम एमपी लैड्स या फिर ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एमपी लैड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। यह एप्लीकेशन सांसदों को एमपी लैड योजना योजना के तहत परियोजनाओं को प्रस्तावित करने, ट्रैक करने और देखरेख करने में सक्षम बनाएगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह मोस्पाई MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड क्या इसका हिंदी तो ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम प्रोग्राम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड, अच्छा कुछ होगा इसका इंग्लिश देख लेंगे बाद में। मोस्पाई के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना, यह मोस्पाई के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एमपी लैंड्स को वर्ष 1993 में शुरू किया गया था। एमपी लैंड्स निधि योजना उपयोग पेयजल निधि का उपयोग प्राथमिक शिक्षा आदि क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। संसद सदस्य प्रति वर्ष एमपी लैड्स निधि का कम से कम 15% अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों और कम से कम 7.5% अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च के लिए सिफारिश करेगा। एमपी लैड्स के तहत निधियां गैर व्यक्तिगत नॉन लैप्सेबल प्रकृति की होती है। इसका तात्पर्य है कि बची हुई आवंटित राशि अगले वर्ष भी खर्च की जा सकती है। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आवंटित की जाती है। यह धनराशि 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में प्रदान की जाती है। जिलाधिकारी के लिए प्रत्येक वर्ष योजना के कार्यान्वयन के तहत सभी कार्यों के कम से कम 10% का निरीक्षण करना अनिवार्य है। अच्छा, कम से कम 10% का। सोशल ऑडिट सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई। सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी भारत में अपनी तरफ पहला सलाहकारीय निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान में किया गया है। NIST राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करता है। साफ मंत्रालय को उनकी अलग अलग योजनाओं की संस्थागत सोशल ऑडिट के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह सोशल ऑडिट इकाइयों में के सामाजिक न्याय सेल के सदस्यों के क्षमता निर्धारण को भी बढ़ावा देगा। सोशल ऑडिट के बारे में, यह सरकार के किसी कार्यक्रम योजना की परीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। योजना की सोशल ऑडिट लोगों की सक्रिय भागीदारी से की जाती है। इसके तहत योजना के कार्यान्वयन पर सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक जमीनी हकीकतों के लिए तुलना की जाती है। सोशल ऑडिट के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक्सेस टू फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन भागीदारी, जानकारी भागीदारी और सुरक्षा प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सोशल ऑडिट लागू करना, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम जैसे कई मुख्य कार्यक्रमों के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान किया है। DOS जेई ने नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट की स्थापना की।
इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर समर्पित सोशल ऑडिट इकाइयों के माध्यम से सोशल ऑडिट सुनिश्चित करना है। मेघालय सोशल ऑडिट कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मेघालय सोशल ऑडिट का महत्व, यह पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है। जमीनी स्तर पर संस्थानों को मजबूत बनाने में मदद करता है। चुनौती की बात करें इसमें तो हितधारकों के बीच जागरूकता का अभाव है। कार्यान्वयन एजेंसियों सोशल ऑडिट के प्रति उदासीन रवैया अपनाती है। सोशल ऑडिट के चरण: परिचय और जागरूकता। सबसे पहले कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुतिकरण, सोशल ऑडिट टीम का गठन, सत्यापन, लाभार्थी, इनमेट सदस्य, हितधारक, संस्था के कर्मचारी आदि के संग, मान्यता, प्राथमिक रिपोर्ट की प्रस्तुति, प्रस्तुति और कार्रवाई सभी हितधारकों की उपस्थिति में जिला स्तर पर। तो ये कंप्लीट। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी तो चलेगा क्वालिटी का ही सेशन। त्रैमासिक रिवीजन करके ऐसे कुछ विजन में आ रहे हैं, तो इसको भी देखेंगे हम। तो पॉलिटी और गवर्नेंस को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही। तो ये जनवरी और फरवरी कंप्लीट आज का कल में मार्च और अप्रैल का भी आ जाएगा। सॉरी, मार्च बोल रहे हैं, मतलब हम लोग बैक चल रहे हैं। जनवरी और फरवरी हुआ तो बैक चाहिए दिसंबर और नवंबर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।